Hello guys and welcome back to my channel. This is part second of our fundamental rights. पहला पार्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो जिसने नहीं देखा आई विल लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जाके फटाफट से उसको देख के आओ एंड देन कम बैक फॉर दिस वीडियो. आज के इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 कवर करने वाले हैं. इन दोनों आर्टिकल्स को आज हम लोग एकदम डिटेल में, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक एडवांस में जाएंगे ताकि आपको हर चीज की क्लैरिटी एकदम हो जाए. इफ कभी आपने आर्टिकल्स ये ना पढ़े हो या कभी आपको पढ़े भी हो तो समझ ना आए हो, तो आई होप शायद इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी, बेसिक क्लैरिटी तो हो जाएगी. सो लेट्स बिगिन. तो आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 13 एज सच कोई फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड नहीं करता है. ये कोई भी फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम एक्सेट्रा, ये सब नहीं देते हैं. बट ये दोनों आर्टिकल्स को ऐसा मत समझना कि इंपॉर्टेंट नहीं है. ये दोनों आर्टिकल्स ले डाउन करते हैं अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, दैट इज स्टेट एंड लॉ. ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें आर्टिकल 12 एंड 13 बताते हैं. आर्टिकल 12 टॉक्स अबाउट या इट डिफाइंस द वर्ड द टर्म स्टेट एंड आर्टिकल 13 डिफाइंस द टर्म लॉ. जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि व्हाट आर लॉज. लॉज आर दी क्लेम्स ऑफ स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन. कि स्टेट जो होता है अपने नागरिकों के अगेंस्ट में उनके अपनी पावर दिखाने के लिए कुछ कानून बनाता है, कुछ लॉज बनाता है. तो हम देखो अगर एक बात कि स्टेट और लॉ ये दोनों ही आपस में कितना इंटरकनेक्टेड है. स्टेट ही लॉ बनाता है. तो आज हम ये देख लेंगे कि आखिर स्टेट क्या है और आखिर लॉ क्या है. दोनों चीज क्लियर हो जाएंगी तो देन वी विल जंप इनटू अवर फंडामेंटल राइट्स और इसको एकदम बेसिक से समझेंगे और सब कुछ एकदम फटाफट से क्लियर हो जाएगा. तो दिस इज आर्टिकल 12 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इसकी डेफिनेशन गिवन है. इसको पढ़ने से पहले हम लोग अपने तरीके से देखते हैं कि आर्टिकल 12 क्या होता है. आर्टिकल 12 टॉक्स अबाउट द टर्म स्टेट. स्टेट टर्म को बताता है कि स्टेट, जहां जहां तुम संविधान में स्टेट टर्म देखो, स्टेट टर्म को पढ़ो तो तुम्हें एकदम क्लिक हो जाना चाहिए कि अच्छा स्टेट में ये चीजें आएंगी. आज के इस वीडियो के बाद से एकदम क्लैरिटी हो तुम्हें हो जानी चाहिए कि स्टेट में हम इन चीजों को बोलेंगे. किन किन बॉडीज को बोलेंगे? सबसे पहले अपने पार्लियामेंट को बोलेंगे, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो कि न्यू दिल्ली में है. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विच कंस्टिट्यूट योर लोकसभा एंड राज्यसभा. देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट होती है हमारी, जो पूरे देश को चलाती है, विच इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. इन द सिमिलर वे पूरे इंडिया की हो गई, सेंट्रल लेवल पे हो गई. अब राज्यों की, स्टेट्स की अलग अलग होती है. तो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स जिसमें विधानसभा एंड विधान परिषद. सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स राज्यों की सरकार which includes chief minister, governor and state council of minister. स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अंतर क्या है? फॉर एग्जाम्पल हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सारे स्टेट के अलग अलग होंगे एंड सेंट्रल पे एक होगा सिर्फ. इसके बाद ऑल लोकल अथॉरिटीज, लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होती है. डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज जैसे पंचायती राज, एंड म्युनिसिपैलिटीज, ये सब भी स्टेट का कंपोनेंट होंगी.
एंड इसके बाद जैसे ये सब तो एकदम बेसिक है कि इसमें हमने स्टेट में लेजिस्लेचर को इंक्लूड कर लिया, हमने एग्जीक्यूटिव बॉडी को इंक्लूड कर लिया, हमने लोकल बॉडी को भी फिर इंक्लूड कर लिया। इसके बाद एक जो और चीज़ होगी जो ऑफन शायद लोग या आपने नहीं हो कंसिडर करी होगी, बट कुछ ऑल अदर अथॉरिटीज़ भी होती हैं जो स्टेट का हिस्सा होती हैं। अदर अथॉरिटीज़ में कौन कौन सी बॉडीज़ आ जाएंगी? सारी स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़, सारी स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज। स्टैट्यूटरी बॉडीज ऐसी बॉडीज होती हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती हैं, बट दे हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय पासिंग अ लेजिस्लेशन थ्रू द पार्लियामेंट, कि संविधान के किसी प्रोविजन से नहीं बनी। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये इसका प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बट बॉडीज जैसे कि LIC और यू कैन से ONGC और सेल, ये सारी जो बॉडीज हैं ये स्टैटरी बॉडीज हैं, मतलब कि ये पार्लियामेंट के एक लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट के एक एक्ट से फॉर्म हुई है। तो ये सारी बॉडीज भी स्टेट का हिस्सा होंगी, गिवन द फैक्ट कि ये बॉडीज परफॉर्म कर रही हैं एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट। ये टर्म याद रखो कि दे परफॉर्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट। तो जो बॉडीज या जो अथॉरिटीज एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट काम करेंगी, हो सकता है वो प्राइवेट इन नेचर हो, ये भी बात याद रखो, जरूरी नहीं वो स्टैटरी ही हो। सिर्फ ऐसी बॉडीज प्राइवेट इन नेचर जो कि एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट काम कर रही हैं, वो भी स्टेट का हिस्सा होंगी। बट ऐसी बॉडीज जो प्योरली प्राइवेट होंगी, नेचर में प्योरली प्राइवेट होंगी, उनको हम स्टेट का हिस्सा नहीं मान सकते हैं। जो प्योरली प्राइवेट इन नेचर बॉडीज हैं, हम उनको स्टेट का हिस्सा नहीं मान सकते, क्योंकि वो प्राइवेट अपने अपने गुड के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रही हैं। जो पब्लिक गुड के लिए पूरे काम कर रही हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट काम कर रही हैं, वो भी बॉडीज स्टेट का हिस्सा होंगी। तो ये चीजें आती हैं स्टेट में, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, लोकल अथॉरिटीज एंड ऑल अदर अथॉरिटीज। ये सारी बॉडीज जो होंगी वो कंस्टिट्यूट करेंगी स्टेट को। तो तुम एक बात सोचो कि हमने एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात कर ली, हमने लेजिस्लेटिव बॉडी की बात कर ली, हमने जुडिशरी की बात नहीं करी। जुडिशरी कहाँ गया? इज जुडिशरी अ पार्ट ऑफ द स्टेट? क्या जुडिशरी पार्ट ऑफ द स्टेट है कि नहीं है? हमारे संविधान में आर्टिकल 12 में जहां स्टेट को मेंशन किया गया पूरा, वहां तो कहीं जुडिशरी की बात ही नहीं हुई है। तो क्या जुडिशरी पार्ट ऑफ द स्टेट है कि नहीं है? बिकॉज हमेशा से हमने 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट की बात करी है। 6th 7th 8th क्लास में तुमने हमेशा से ये चीज पढ़ी होगी कि 3 ऑर्गन्स होते हैं स्टेट के। एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है जहाँ पे पार्लियामेंट इज विद हेडेड बाय अवर प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट। एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है कंस्टिट्यूटिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, एंड देन एक जुडिशरी बॉडी होती है जहाँ पे कोर्ट्स आते हैं, हमारे न्यायपालिका सारी आती है। ये हमेशा से हमने देखे कि 3 ऑर्गन्स ये होते हैं स्टेट के, बट यहाँ कहीं मेंशन ही नहीं है, कहीं मेंशन नहीं है। अगर तुम इस पार्ट को भी पढ़ो तो द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, government and legislature of each of the states, all local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India। कहीं पे जुडिशरी की बात हुई है? नहीं हुई है। तो इज जुडिशरी अ पार्ट ऑफ द स्टेट? क्या जुडिशरी पार्ट है स्टेट का? लेट्स फाइंड आउट। तो इसके लिए हम लोग कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी से पूछ लेते हैं कि भाई तुम हिस्सा हो कि नहीं हो, तुम्हें भाई संविधान में तो लिखा नहीं गया तुम क्या हिस्सा हो कि नहीं हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फेमस एक जजमेंट हुआ, उसके कंक्लूजन से, जजमेंट से हमें ये क्लियर हुआ कि क्या जुडिशरी पार्ट है स्टेट का कि नहीं। एंड द केस वाज नरेश मिराजकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस का जो जजमेंट था उससे हमें एक बात ये क्लियर हो गई, कि वेदर जुडिशरी इज पार्ट ऑफ द स्टेट और नॉट। तो ये जजमेंट क्या कहता है? इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एज कोर्ट्स वी परफॉर्म 2 फंक्शंस, हम लोग 2 फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से फंक्शंस? एक द ऑब्वियस फंक्शन जो कि जुडिशियल फंक्शन, न्यायपालिका की तरह हम लोग काम करते हैं, जुडिशियल फंक्शन होता है।
तो और जब हम जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करेंगे देन वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट। हमें इंडिपेंडेंट होके, अनबायस होके, इम्पार्शियल होके हमें जजमेंट देना होगा फॉर द पब्लिक गुड। लोगों को, हम लोग के पास न्याय के लिए आ रहे हैं, तो वी हैव टू बी इंडिपेंडेंट। तो जब कोर्ट्स जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं देन दे आर नॉट ए पार्ट, तब देन दे आर नॉट अ पार्ट, वो स्टेट का हिस्सा नहीं है, वैलिड है, लेजिटिमेट है। और जब कोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, कि अपनी जुरिडिक्शन के में फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ओथ सेरेमनीज, ओथ दिलवा रहे हैं, तो जब तुम किसी स्टेट के ही पोजीशन को ओथ दिलवा रहे हो तो देन यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द स्टेट। स्टेट से अलग हटके कैसे कराओगे ये काम। ओथ सेरेमनीज हो गई, या मैरिजेस ग्रांट कराना, हम लोग मैरिजेस रजिस्टर कराते हैं कोर्ट में जाके, तो तब भी स्टेट का हिस्सा हो। या फिर लाइसेंस ग्रांट कराना। तो जब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करता है कोर्ट देन इट इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट, देन इट इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट, तब वो स्टेट का हिस्सा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करेगा देन इट इज नॉट अ पार्ट, और जब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन परफॉर्म करेगा देन इट इज अ पार्ट। आई होप ये चीज क्लियर हो गई हो। तो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन इट इज परफॉर्मिंग, जिस टाइम पे जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उस टाइम पे वो हिस्सा है। तो इट इज पार्शली अ पार्ट एंड पार्शली नॉट अ पार्ट। आई होप ये चीज क्लियर हो गई हो। तो आर्टिकल 12 में हमने क्या देखा, आर्टिकल 12 में हमने दो चीजें देखी कि स्टेट में क्या क्या होता है, स्टेट के कंपोनेंट्स देख लियो, क्या जुडिशरी पार्ट ऑफ द स्टेट है। आर्टिकल 12 से आपको बस इतना ही याद रखना है। डन एंड डस्टेड विद आर्टिकल 12। इसके बाद अब आर्टिकल 13 पे आते हैं। आर्टिकल 13 लॉ टर्म को डिफाइन करता है कि लॉ क्या है। हमने देख लिया स्टेट में क्या है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, स्टेट ही लॉ बनाता है। तो अब लॉ होता क्या है वो देखते हैं, और ये पहले हम लोग अपने तरीके से देख ले, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डिफिनेशन को भी समझ लेंगे। आर्टिकल 13 स्टेट वर्ड की बात करता, सॉरी माय बैड, लॉ वर्ड की बात करता है, और लॉ वर्ड को ये ऐसे बताता है इन द मैनर ऑफ नॉट लॉ, मतलब एक नेगेटिव डेफिनेशन देता है। आर्टिकल 13 हम लोग को ये नहीं बताएगा कि लॉ क्या है, आर्टिकल 13 हम लोग को ये बताता है कि क्या लॉ नहीं है, एंड सब्सिक्वेंटली वी विल गेट टू नो कि लॉ क्या है। क्या कहता है आर्टिकल 13? आर्टिकल 13 ये कहता है कि इफ एनी लॉ या एनी ऑर्डर या एनी लेजिस्लेशन, जो भी कह लो, एनी ऑर्डर, एनी लॉ या एनी लेजिस्लेशन विच इज वॉल्यूटिव ऑफ योर पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट लॉ। मतलब कोई भी ऐसा कानून जो सरकार बना दे जो तुम्हारे पार्ट 3rd को वॉल्यूट कर रही हो, एब्रिज कर रही हो या कॉन्ट्रावीन कर रही हो, तो वो कानून नहीं है। और पार्ट 3rd में क्या आता है? फंडामेंटल राइट्स। तो कोई भी ऐसा कानून सरकार के द्वारा बनाया जाए जो तुम्हारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध में जा रहा हो, तो वो कानून कानून नहीं है और तुम उसको चैलेंज कर सकते हो। ये पावर भी मिलती है आर्टिकल 13 से। तो इफ एनी लॉ इज वॉल्यूटिव ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स, तो तुम उसको चैलेंज भी कर सकते हो। और चैलेंज कैसे कर सकते हो? बाई आइदर तुम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो या हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के पास बाय आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट के पास बाय आर्टिकल 226। और इफ सुप्रीम कोर्ट को लगे या हाई कोर्ट्स को लगे कि वो जो लॉ है ये नल एंड वॉइड है, तो वो स्ट्रक डाउन हो जाएगा। तो वो स्ट्रक डाउन हो जाएगा।
क्लियर। तो आर्टिकल 13 से हमें ये पता लग गया कि क्या लॉ नहीं है, और लॉ क्या नहीं है, कोई भी कानून या सही कानून तब नहीं है जब वो तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में जा रहा हो, क्योंकि उस फंडामेंटल राइट्स में कोई इफ एंड बट है ही नहीं, जैसे हमने पहले पार्ट ऑफ द वीडियो में भी देखा था। और अगर कोई वॉल्यूटिव हो रहा है, कोई वॉल्यूट कर रहा है, तो तुम उसको आराम से चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में, और तुम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। तुम्हें हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट से हाई, हाई से सुप्रीम जाने की जरूरत नहीं, तुम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड बता के स्ट्रक डाउन कर देगा। ये आर्टिकल 13 में। तो इससे एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमें मिलेगी, वो मिलेगी डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। कि हमने ये देखा कि अगर कोई लॉ वॉल्यूट कर रहा है तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को, तो पावर हमने दे दी, हमने कोर्ट्स को ये पावर दे दी। तो इसी पावर को हम लोग कहते हैं द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये क्या होती है? इट इज द पावर ऑफ द कोर्ट्स, it is the power of the courts to invalidate laws or actions of the government which they found to be unconstitutional, or in derogation with your fundamental right. इस पावर को हम लोग क्या कहते हैं? द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। क्लियर। तो आर्टिकल 13 से हमें दो चीजें मिली। सबसे पहले हमें लॉ मिला कि लॉ क्या है, इन द फॉर्म ऑफ नॉट लॉ, एक नेगेटिव डेफिनेशन है। और दूसरा हमें जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट, जुडिशियल रिव्यू की पावर पता लगी। दो चीजें मिली। तो अगर अब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े आर्टिकल 13 को, तो यहां अगर हम देखें सब क्लॉज 2 में, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और abridges the right conferred by this part. By this part what do you mean? Fundamental rights, part 3rd. And any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void. वो void माना जाएगा। ये चीज हमने क्लियर हो गई। बट तुम अगर पूरा ये प्रोविजन पढ़ोगे, आर्टिकल 13 के सारे प्रोविजन पढ़ोगे, तुम्हें कहीं भी जुडिशियल रिव्यू, जिसकी हमने अभी बात करी, जुडिशियल रिव्यू देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आर्टिकल 13 में द टर्म जुडिशियल रिव्यू इज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आर्टिकल 13 में द टर्म जुडिशियल रिव्यू इज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड। एक्सप्रेसली का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस वे में, साफ साफ स्पष्ट शब्दों में मेंशन्ड नहीं है। तभी हमने यहाँ पे डॉक्ट्राइन लिखा या हमने पावर लिखा। हमने केवल टर्म जुडिशियल रिव्यू नहीं लिखा है, हमने डॉक्ट्राइन लिखा। डॉक्ट्राइन का मतलब होता है आइडिया। एक आइडिया है हमारे पास। ये आइडिया है कि अगर कोई लॉ वॉल्यूटिव है फंडामेंटल राइट्स को, तो हम कोर्ट के पास जा सकते हैं। ये पावर हमने कोर्ट्स को दे दी। तो ये आइडिया हमने आर्टिकल 13 में डाला, टर्म हमने साफ साफ नहीं लिखा। तो द टर्म जुडिशियल रिव्यू इज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन आर्टिकल 13। टर्म साफ साफ नहीं लिखा है, इट इज इम्प्लाइड, it is implied from आर्टिकल 13। implied का मतलब क्या होता है? आइडिया। हमें आइडिया मिल रहा है, बट साफ साफ एक्सप्रेसली नहीं लिखा है। तो अगर ये आए कि द टर्म जुडिशियल रिव्यू, यू कैन नॉट राइट द टर्म जुडिशियल रिव्यू इज एक्सप्रेसली मेंशन। नो, हम ये लिख सकते द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एक्सप्रेसली मेंशन, या द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज एक्सप्रेसली मेंशन। टर्म साफ साफ नहीं लिखा है, इसको प्लीज अच्छे से याद कर लो कि तुमने अभी खुद ही सारे प्रोविजंस देखे, कहीं भी जुडिशियल रिव्यू साफ साफ नहीं लिखा है, बट डॉक्ट्राइन है जुडिशियल रिव्यू का, आइडिया दे रखा है जुडिशियल रिव्यू का। तो
एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड, ये दोनों शब्द में अंतर होता है और इन दोनों शब्दों का किस तरीके से कहाँ यूज करना है इसको याद रख लो। टर्म साफ साफ नहीं लिखा है। और अगर अब हम लोग अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर एक बार बात करें तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेम यही चीज है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी यू विल नॉट फाइंड द टर्म जुडिशियल रिव्यू एक्सप्रेसली मेंशन्ड। इनफैक्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसका एक लैंडमार्क जजमेंट था, एक लैंडमार्क केस का जजमेंट था, उससे ये चीज डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू स्टैब्लिश हुआ। और वो लैंडमार्क जजमेंट कौन सा था? वो लैंडमार्क जजमेंट था मरबरी वर्सेस मेडिसन केस से। मरबरी वर्सेस मेडिसन केस 1803 का केस था, जिसके चीफ जस्टिस मार्शल ने ये जजमेंट दिया, लैंडमार्क जजमेंट दिया और ये चीज क्लियर करी कि जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट हमारे संविधान के सहत है, हमारे संविधान के साथ में जुड़ा हुआ है, बट इट इज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन। ना ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और ना ही यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है, एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है, इट इज ओनली इम्प्लाइड। ये आइडिया इम्प्लाइड होता है, टर्म साफ साफ नहीं रिटर्न है। तो अगर पूछा जाए कि क्या एक्सप्रेसली मेंशन है इन आर्टिकल 13, कि क्या एक्सप्रेसली मेंशन है द टर्म जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में या फिर यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आंसर इज फॉल्स, मेंशन नहीं है। और अगर पूछा जाए कि क्या इम्प्लाइड है, क्या एक आइडिया मिल रहा है हमें आर्टिकल 13 से या यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो इट इज ट्रू कि हाँ आइडिया मिल रहा है, आइडिया मिल रहा है, बट इट इज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड। ये चीज क्लियर हो गई, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्लियर हो गया एंड व्हाट इज लॉ भी क्लियर हो गया। तो आर्टिकल 13 से हमने दो चीजें देख ली, लॉ क्या है एंड जुडिशियल रिव्यू क्या है। अब लॉ में भी एक चीज हम लोग और देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के लॉज होते हैं, कि कौन कौन से ऑर्डर्स को हम लॉ मानेंगे, कौन कौन से ऑर्डर्स को हम लोग लॉ मानेंगे। सबसे पहले होते हैं परमानेंट लॉज। परमानेंट लॉज ऐसे लॉज होते हैं जो प्रॉपर एक प्रोसीजर, एक प्रॉपर लेजिस्लेशन के थ्रू पास किए जाते हैं बाय योर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा पास करे गए प्रॉपर प्रोसीजर के साथ जो होता है, उससे पास करे गए सारे बिल जो लॉ बन जाते हैं, वो भी लॉ के अंदर आते हैं। फिर कुछ होते हैं टेम्पोररी लॉज। टेम्पोररी लॉज जैसे कि जो कुछ ही टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंसेस ये भी लॉ की कैटेगरी में है, और अगर ऑर्डिनेंसेस से तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो यू कैन चैलेंज इट। ऑर्डिनेंसेस जो कि प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर इशू करते हैं, गवर्नर ऑफ स्टेट्स। इसके बाद कुछ नॉन लेजिस्लेटिव लॉज होते हैं। नॉन लेजिस्लेटिव लॉ जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, जो कि बिना किसी लेजिस्लेशन से बने हैं, बट स्टिल दे एक्ट एज अ फोर्स ऑफ लॉ, दे एक्ट विद द फोर्स ऑफ लॉ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं कुछ कोर्ट के ऑर्डर्स। तुमने देखा होगा कुछ कोर्ट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनके जजमेंट से जो जजमेंट निकल के आता है वो भी एक लॉ की तरीके से काम करने लगता है। जैसे हमने यहाँ देखा, ये भी एक जजमेंट था, या हमने पीछे नरेश मराजकर वाला केस देखा। जैसे जैसे यू विल रीड, यू विल रियलाइज कि ऐसे बहुत से केसेस के जजमेंट होते हैं जो कि एक लॉ के ही जितने फोर्स से काम करते हैं। तो ये भी एक लॉ होगा, और अगर वो जजमेंट भी तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को वॉलिएट कर रहा है तो तुम उसको भी वॉलिएट कर रहा है तो तुम उसको भी अगेंस्ट में जा सकते हो। तो नॉन लेजिस्लेटिव लॉ। इसके बाद जो एक और काइंड का लॉ होता है वो होते हैं तुम्हारे डेलीगेटिव लॉज और एग्जीक्यूटिव लॉज भी कैन से। ये भी पार्लियामेंट के किसी लेजिस्लेशन के थ्रू नहीं पास होते हैं, के थ्रू नहीं फॉर्म होते, बट स्टिल दे एक्ट एज अ फोर्स ऑफ लॉ। फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी तुम्हारी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, जैसे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस या सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, CBIDT या CBDT, तो ये सारे जो बॉडीज होती हैं, जो ये सारी स्टैट्यूटरी बॉडीज होती हैं, इनकी क्या होती है, एक बोर्ड
कमिटी होती है, बोर्ड मेंबर्स की कमिटी होती है, और ये जो कमिटीज होती है इनके चेयरपर्सन होते हैं, और ये टाइम टू टाइम क्या रिलीज करते हैं, सर्कुलर्स रिलीज करते हैं, नोटिफिकेशंस रिलीज करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आते हैं, और हम लोग कह सकते हैं नोटिस रिलीज करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये भी एज अ फोर्स ऑफ लॉ काम करती हैं, ये भी लॉ के ही बराबर होती हैं। और अगर ये भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स के वॉल्यूटिव में है तो तुम इनको भी चैलेंज कर सकते हो। जितने कमीशंस होते हैं वो सब, उनके सर्कुलर्स, उनके नोटिफिकेशन, अगर ये भी वॉल्यूट कर रहे हैं तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को, तो यू कैन यूज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, द कोर्ट्स कैन यूज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो हमने आर्टिकल 13 में देख लिया लॉ को, हमने आर्टिकल 13 में देख लिया जुडिशियल रिव्यू के बारे में। और अगर अब हम सारे प्रोविजंस को पढ़ें, तो प्रोविजन सब क्लॉज 2 में हमने देख लिया कि व्हाट इज नॉट लॉ। सब क्लॉज 3 में in this article unless the context otherwise requires, law में क्या क्या है जो हमने अभी बात करी, any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom or usages having in the territory of India the force of law. Laws in force includes laws passed or made by legislature or other competent authority in the territory of India. ये हो गया सब क्लॉज 2 समझ लिया, सब क्लॉज 3 समझ लिया। सब क्लॉज 4 क्या कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368 राइट नॉट ऑफ इक्वलिटी। इसमें इस चीज को भी हम डिस्कस करते हैं थोड़ा कि एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते थे, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो संविधान में संशोधन किए जाते थे, जितने भी उनको लॉ का हिस्सा नहीं माना जाता था। दे वर कंसीडर्ड नॉट लॉ। कि अगर मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कोई अमेंडमेंट आया, कोई चेंजेस आए किसी लॉ में, किसी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो वॉल्यूटिव है तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को, तो तुम उसको चैलेंज ही नहीं कर सकते हो। पहली बात तो क्योंकि वो लॉ ही नहीं है, वो लॉ नहीं, तुम चैलेंज नहीं कर सकते हो। बट विद योर केशवानंदा भारती केस जिससे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की बात हुई, उस केस के बाद, इस लैंडमार्क केस के बाद, जो आई थिंक हर बच्चे को पता है आजकल, इस केस के बाद एक चीज हुई कि एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो वॉल्यूट कर रहा हो तुम्हारे फंडामेंटल राइट को, तुम उसको भी चैलेंज कर सकते हो, तो वो प्रोविजन अब चेंज हो गया, अब वो चीज नहीं है। तो इसको भी याद रखने वाली बात है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कोई अमेंडमेंट आया है, किसी संशोधन किया गया है संविधान के किसी अनुच्छेद में, तो वो अगर वॉल्यूट कर रहा है तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को, तो तुम उसको भी चैलेंज कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जाके। ये बात भी क्लियर होनी चाहिए, छोटी सी बात है, माइन्यूट सी, पर इसको भी याद रखो। तो यहां से हमने आर्टिकल 13 भी आराम से कवर कर लिया, हमने लॉ देख लिया क्या होता है, जहां पे हमने देखा कि इन द फॉर्म ऑफ नॉट लॉ, कोई अगर ऐसा ऑर्डर जो फंडामेंटल राइट्स को वॉल्यूट कर रहा हो तो वो लॉ नहीं है, तुम चैलेंज भी कर सकते हो। लॉ के टाइप्स देख लिए हमने कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं लॉ के, और पावर ऑफ डॉक्ट्राइन या पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू देख लिया। तो यहां से आर्टिकल 13 भी समझ हो गया। एंड दैट इज फॉर टुडेज वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने आराम से आर्टिकल 12 कवर कर लिया एंड आर्टिकल 13 कवर कर लिया, जिससे कि अब तुम्हारा एक आराम से स्मूथ बेस आई थिंक बन गया होगा फॉर नाउ कवरिंग योर फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल 14 से शुरू होते हैं। आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड सो ऑन। वो हम अगले वीडियो से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, एंड टेक केयर एंड कीप हसलिंग।